सुप्रभात बच्चों, आपका दिन शुभ हो। आइए आज का हमारा जो वीडियो है वह 6 क्लास का है, जो कि अध्याय 12 है, नए साम्राज्य एवं राज्य। तो नए साम्राज्य एवं राज्य में आप लोग जो है जो भी चीज़ है उसको अच्छी तरह से समझना है। पिछले वीडियो में आप लोग को हमने इस अध्याय पर आप लोग को बताने का प्रयास किया है पल्लव की संस्कृति में उपलब्धि। तो पल्लव की द्रविड़ शैली के संस्थापक के रूप में माना जाता है, ठीक ना। पल्लव कालीन वास्तुकला के उदाहरण इसकी राजधानी कांचीपुरम एवं महाबलीपुरम में पाए जाते हैं। पल्लव ने वास्तुकला को काष्ठ और कंदरा कला से मुक्त किया। इसके समय में मंदिर निर्माण की 4 शैलियों का विकास हुआ। इसमें रथ शैली के मंदिर महाबलीपुरम में बने हैं, जो देखने में रथ की तरह लगते हैं। यह शैलियों में टटिया मंदिर और कांची कैलाशनाथ मंदिर महत्वपूर्ण है, जो स्थापत्य कला के असाधारण नमूने हैं, ठीक है बच्चों। तो पल्लवों ने सांस्कृतिक एवं तमिल भाषा को भी संरक्षण प्रदान किया। महेंद्र वर्धमान स्वयं एक महान विद्वान था। पल्लव के समय वैष्णव संत भगवान विष्णु के आस्था रखने वालों को वैष्णव संत कहा जाता है, ठीक ना बच्चों। तो वैष्णव संत एवं शैव संत, मैंने शैव संत उसे कहा जाता है जो शिव भक्त है, और वैष्णव संत जो है जो विष्णु भक्त है, ठीक ना। तो शैव संत भी को भी सम्मान प्रदान किया गया था, ठीक ना। आगे चलकर दक्षिण भारत में चोलों ने पल्लवों का और दक्षिण पथ में चालुक्यों का स्थान राष्ट्रकूटों ने ले लिया। अब आगे तरफ चलते हैं और देखते हैं दक्षिण भारत में राज्य और स्थानीय स्वशासन के बारे में। तो दक्षिण भारत के राज्यों में स्थानीय स्वशासन कुछ समय ऐतिहासिक शब्दों से स्थानीय स्वशासन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। ग्रामीण स्तर पर 3 तरह के संगठन थे। उस सभा एवं नगरम पूर्व में सदस्य सामान्य प्रभावी व्यक्तित्व होते थे। उसे ब्राह्मण भूस्वामित्व संगठन भी कहा जाता था। सभा कई उपसमितियों से विभक्त थी, जिसका कार्य सिंचाई के साधन विकसित करना, खेती बाड़ी से जुड़े विभिन्न कामों को देखना, सड़क निर्माण करना, स्थानीय मंदिरों को देखरेख करना, शिक्षण संस्थान बाजारों को व्याख्या करना मुख्य कार्य था, ठीक ना। नगरम व्यापारियों का संगठन था। इस समय शक्तिशाली भूस्वामित्व और व्यापारियों का नियंत्रण था। ये संस्थाएं आगे की शताब्दियों में और शक्तिशाली हो गई थी। तो बच्चों आप लोग समझ रहे हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण जो शासन व्यवस्था था उस समय का था। तो आप लोग जो है पल्लव वंश के बारे में आप लोग को जानकारी जो प्राप्त हुई है, जिनके जो शैव संत और वैष्णव संत के बारे में जो आप लोग को बताया है, उसको आप लोग भली भांति किताब के माध्यम से पढ़ेंगे और उसे समझने का प्रयास पूर्ण रूप से भी करेंगे। आप जो है जैसे निचले जो वर्ग है उसमें आप लोग पढ़े होंगे गुरुकुल के बारे में, ठीक ना। तो प्राचीन काल में विद्यार्थी गुरुकुल में कैसे शिक्षा ग्रहण करते थे और अपने ज्ञान के द्वारा समाज को कैसे सही रास्ता दिखाते थे। धीरे धीरे यह ज्ञान ब्राह्मण और मंदिरों से प्रांगण तक सीमित हो गया। ज्ञान पर धर्म एवं कर्म का विश्वासों का बढ़ावा बढ़ गया। इसी परिस्थितियों में नालंदा, विक्रमशिला एवं उदंतपुरी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना हुई, ठीक ना। इसमें नालंदा महाविहार का विशेष स्थान था। जो नालंदा विश्वविद्यालय था, जिसके नाम नालंदा महाविहार के नाम से भी जाना जाता है, उसका जो स्थान जो था वो विशेष स्थान था। नालंदा दक्षिण बिहार में राजगिरी के निकट स्थित है। इसमें अवशेष मुख्य भवन के अतिरिक्त बड़गांव, बेगमपुर आदि गांवों में दूर दूर तक बिखरे हुए हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध में जानकारी हमें मुख्य स्रोत वेंगसांग का विवरण एवं उनके अवशेष है आज जो आदमियों में विद्यमान है, इसके सबूत साक्ष्य मौजूद है। सिंह ने भी यहाँ 10 वर्ष बिताए थे। चीनी यात्रियों के विवरण से ये पता चला कि यहाँ हजारों संख्या में शिक्षक और छात्र रहते थे। नालंदा विश्वविद्यालय का आय का मुख्य स्रोत अनुदान से मिले लगभग 200 गांव थे। इसके अतिरिक्त इन्हें कुछ राजकीय अनुदान एवं विदेशी सहायता भी मिलती थी, ठीक ना बच्चों। तो जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसमें अनेक प्रकार जो है जो इर्द-गिर्द जो से गाँव थे उसे सहायता प्रदान मिलती थी। और नालंदा विश्वविद्यालय अपने आप में जो है बहुत ही उत्कृष्ट और ज्ञान का जो है साधन का केंद्र रहा है। तो बच्चों इसे आप लोग पढ़ेंगे घर पे और भली बातें समझने का पूर्ण से प्रयास भी करेंगे। तो बच्चों आज के वीडियो से लिखता है। जय हिंद, जय भारत।